हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 21 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। करा बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर एक वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। कुल निवेशित राशि कितनी थी? ठीक है, देखिए जो फ्रैक्शन में धन को बांटा है 1/7, 1/2, इसके नीचे क्या है 2, इसके नीचे क्या है 7। तो हम लोग निवेशित राशि को यानी मूलधन को मान लेते हैं इन दोनों का गुणनफल। 7 दूना कितना हो रहा है 14। ठीक है, अब पहला भाग 1/7 है तो 14 का जब 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और दूसरा भाग कितना है 1/2, यानी 14 का 1/2 कितना होगा 7 होगा। देखिए पहला भाग 2 है, दूसरा भाग 7 है, तो तीसरा भाग कितना बचा 14 में ये 7 + 2 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए पहला भाग पर 4% का ब्याज है, दूसरा भाग पर 5% का और तीसरा भाग पर 6% का। ठीक है, आप यहाँ जीरो लगा सकते हैं, नहीं तो डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 2 का 4% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 और 7 का 5% कितना होगा 0.35 और 5 का 6% कितना होगा 0.3। ठीक है, इन सबको जोड़िए, ये एक साल का ब्याज प्राप्त होगा इस पर। तो सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा 35 और ये 65 हो गया, 65 8 73, यानी 0.73 इसका आ रहा है। इतना ब्याज मिला है जब हम लोग धन को 14 यूनिट माने हैं। अब यहाँ देखिए ब्याज इसको मिला कितना है 730, तो इसी 0.73 का वैल्यू हो जाएगा 730। तो निवेशित राशि पूछ रहा है जो कि मान है कितना 14, तो 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। तो देखिए ये कितना गुना है, ये है 1000 गुना। ठीक है, तो 14 का भी 1000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14000। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है 14000। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP 15 सेंटीमीटर दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है ये और बाहर एक बिंदु है P। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं P है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचे है जो वृत्त को किस पर स्पर्श कर रही है A पर, और वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर और ये AP कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी A से P तक का दूरी है 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र और P की दूरी, यानी इस बिंदु से P तक का दूरी पूछ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है समकोण होता है, तो ये 8 है ये 15 है, तो ये कितना होना चाहिए 17। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, देखिए लाभ को किस अनुपात में बांटा जाता है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, यानी जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा। तो यहाँ महेश का कितना है 20,000। ठीक है, ये महेश का हो गया, ये हरीश का हो गया। अब यहाँ क्या करिए आप 3 0 तीनों में से हटा दीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो महेश का बच गया 20 रुपया और महेश अपने धन में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसका धन जो है 12 महीने के लिए निवेश होगा, यानी 1 वर्ष के लिए। तो इसको 20 गुना 12 कर दीजिए। ठीक है, अब हरीश जो है ये 30 रुपया लगा रहा है 3 महीने के लिए। उसके बाद ये क्या किया है अपने धन में से ये 5 रुपया निकाल लेता है। ठीक है, तो 30 में से जब 5 निकालेंगे तो बच जाएगा 25 रुपया। अब टाइम कितना बच गया, अब देखिए शुरू में 3 महीना तो इन्होंने 30 रुपया लगाया, अब बच गया 9 महीना, तो 9 से इसको गुना करेंगे, बस इसका रेशियो लेना है। तो आप यहाँ पर कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए 4 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में। ठीक है सबको। उसके बाद 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार में, 3 कट जाएगा 3 से 3 बार में। ठीक है, एक बार में ये कटा। अब देखिए महेश का आ गया कितना 4 चौके 16 और हरीश का कितना आ जाएगा, इधर 6 गुना 1 6 हो गया, इधर 15, तो 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। यही इसका रेशियो होगा प्रॉफिट का 16:21। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है
तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आरंभ में निर्माता को कितना प्राप्त हो रहा है, 140% का प्रॉफिट। 140% को जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा कितना, 7/5, यानी 5 रुपये का साइकिल वो 7 रुपये का प्रॉफिट लेके कितना में बेच रहा होगा, 12 रुपये में। तो यहाँ पर सीपी और इसका एसपी का रेशियो लेते हैं। सीपी अगर 5 होगा तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 5/7 का प्रॉफिट यानी कि 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप जो ये सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पर बिकने वाली साइकिलों की संख्या में तेजी से 700% बढ़ जाती है। इसका कोई मतलब नहीं है देने का। मान लीजिए कि आपको कोई एक सामान आप बेच रहे हैं जिस पर आप 20% प्रॉफिट ले रहे हैं। इस तरह का अगर आप हजारों सामान या कितना भी सामान बेचें, प्रॉफिट परसेंटेज इसका 20 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका देने का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। यहाँ पर जो है 5 से 12 है, अब विक्रय मूल्य को इन्होंने बदल दिया, आधा कर दिया। 50% मतलब आधा, 12 था अब कितना हो जाएगा, 6। अब कॉस्ट प्राइस जो है वही रहेगा, क्रय मूल्य। तो 5 का सामान अब 6 में बिक रहा है, तो कितना का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है 5 के ऊपर, यानी 1/5 होता है कितना, 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 10 है माइनस 3 पर पावर 10 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पर पावर 10 छोटा है और 3 पर पावर 10 बड़ा है। तो छोटा में बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, और नीचे भी उसी तरह से 5 पर पावर 10 छोटा है और 6 पर पावर 10 बड़ा है। जब छोटा में बड़ा घटाएंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों नहीं हो सकता। आगे बढ़ते। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साधारण ब्याज पर जो निवेशित राशि है वो क्या है, पी है। अब साधारण ब्याज पर क्या रेट है इसका, 8% का, और समय है 3 वर्ष। टोटल कितना परसेंट हो गया, 8 या 24%। तो मूलधन का 24% इसको ब्याज मिलेगा। इसको बराबर करेंगे इसके। ठीक है, यहाँ जो 4000 पर 10% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है उसका आधा के बराबर करेंगे। तो 10% रेट है, 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं किस तरह से निकलता है। तो इसका जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 4000 का 21%। ठीक है, अब यहाँ पर आधा भी करना है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 से कटा देते हैं इसको, 2000 बार में ये कट जाएगा। परसेंटेज तो यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। 3 से कटाइए, 3 अट्ठा 24, 3 सत्ता 21। 8 से कटाएंगे, 8 दूना 16 और 4 बचा, 8 पंजे 40, 250 हुआ। 25 सत्ता 175, उस पर 1 जीरो लगा देंगे तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 1750। ऑप्शन नंबर 21 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि राम एक कार्य को 20 दिन में और कृष्ण उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जब 2 लोग हैं तो सिंपल सा ऊपर गुना कर दीजिए, 20 गुना 30, नीचे जोड़ के दे दीजिए, 20 30 50। कटाइए इसको, 5 चौके 20, 4 तिया 12 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि साइकिल चालक का जो डिस्टेंस है डी है और टाइम इसका क्या है, टी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा दूरी बट्टा समय, यानी कि डी को टी से डिवाइड करेंगे। ये हो गया कि इसका साइकिल चालक का। अब इसका रेशियो निकालना है किससे, जॉगर से। जॉगर का क्या कंडीशन है कि जॉगर उससे 2 गुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है। तो पहले दूरी को डी माने हैं, तो अब इसका आधी दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी बट्टा 2। और यहाँ पर 2 गुना समय भी लग रहा है, पहले साइकिल चालक को टी लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, 2t। तो इसको 2t से डिवाइड करेंगे, 2 गुना। अब यहाँ पर रेशियो लेना है तो ये तो डी बटा टी कट ही जाएगा, बचेगा क्या यहाँ 1, और इधर बच जाएगा 1/4। 4 से पूरा में गुना करेंगे तो 4:1 इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा रेशियो में 4 से हम गुना कर दिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते। इसका मिश्रित करनी रूप क्या है। ठीक है, देखिए ये शुद्ध करनी है, इसका मिश्रित निकालना है तो आप इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लीजिए। तो 135 है, 1 जीरो है, तो 135 को आप किस तरह से तोड़ेंगे, 15 नमा 135 होता है, यानी 9 गुना 15। 15 को 3 गुना 5 लिखिए, और उसके बाद बचेगा क्या, 10। ठीक है, और 10 का आप कर दीजिए 5 गुना 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए करनी में है क्या लिखेंगे इसको, 9
और यहाँ पर हो गया कितना, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और इधर हो गया कितना 3 2। अब इन दोनों का वर्गमूल आएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 5, तो 3 बचे कितना 15 बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा कितना 3 दूना 6। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपया प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप टोटल गुना करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, उसके बाद ये 10,000 जोड़ के उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए 1200 रुपया प्रति क्विंटल है, तो 1 किलो गेहूं का दाम कितना होगा, 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, तो 1200 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलो। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है अभी फिलहाल कितना है 12 किलो है, ये 12 रुपया है। ठीक है, अब देखिए वो 10,000 रुपया परिवहन पर खर्च कर रहा है। देखिए 10,000 खर्च कर रहा है परिवहन पे। अब यहाँ इसके पास गेहूं कितना है 200 क्विंटल, 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, तो टोटल कितना किलो होगा, उससे जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक किलो का परिवहन खर्च निकल जाएगा। तो 200 क्विंटल गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, समझने में आसानी होगा। तो 4 जीरो है, कटा देते हैं, 1/2 आया है, इसको आप 0.5 लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 12 प्लस ये जो परिवहन का खर्च आया है 0.5 ये, तो टोटल हो गया कितना 12.5 रुपये। ये इसका 1 किलो गेहूं का कॉस्ट प्राइस है। अब इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 13 रुपया, यानी 12.5 का सामान 13 में बिकेगा। 0.5 रुपया का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, 12.5 के ऊपर। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, पॉइंट तो समाप्त होगा, 5 से कटाएंगे 25। ठीक है, तो 1/25 कितना होता है 4%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, आप आराम से इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक्स और वाई का यहाँ पर एक एक वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 24 11 35 1 36 होगा। अब ऑप्शन में रखिए एक्स और वाई का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 माइनस 8 7 हो रहा है, यहाँ 36 है, तो 7 से 36 तो नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पर x प्लस 8y, तो 1 और 8 9 हो गया। यहाँ पर इधर कितना होगा 1 माइनस 3 यानी कि 2, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ गुना करने के बाद माइनस का 18 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1 प्लस 8, उसके बाद इसको गुना करेंगे 1 प्लस 3 में, तो 9 गुना 4 ये कितना आ रहा है 36 आ रहा है। सवाल भी 36 आंसर भी 36, दोनों बराबर है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 से कम सबसे बड़ी आवाज संख्या कौन सी है, 199 है, ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे छोटी है 101। आगे बढ़ते हैं। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि पर 2 वर्षों में ये इतना हो जाएगी। ठीक है, देखिए 1200 पर इतना हो रहा है, मतलब मिश्रधन इतना बन रहा है, तो कितना का ब्याज यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 148.32। अब देखेंगे हम लोग कि ये 1200 का कितना परसेंट है, तो निकालना होगा 1200 नीचे देंगे, इसको 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं, 12 से कटाएंगे, 12 1 का 12, 2 बचा, 12 दूना 24, 4 12 तिया 36, 12 छः के 72, यानी 12.36% आया। ये किसका सक्सेसिव है 6% का। ठीक है, 6% का 2 साल का सक्सेसिव है। आगे बढ़ते हैं। ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है। दो लोग हैं ए और बी। बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा 2 यूनिट। यहाँ सवाल में कह रहा है ए जो है बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, दोनों मिलकर यानी कि 2 + 1 3 यूनिट के हिसाब से 12 दिन लगता है। टोटल वर्क हो गया 12 तिया 36। तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो बी का एफिशिएंसी है 1, तो 1 से टोटल वर्क को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि 2/11 को इसके व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा, सिंपल सा 2/11 को गुना कर देना है इसका रेसिप्रोकल से, 14 ऊपर 5 नीचे, माइनस है तो माइनस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ कटने वाला नहीं है, कितना हो जाएगा 14 दूना 28 और नीचे 11 × 5 = 55। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि इसको मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश इतना हो जाए तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मिश्रित भिन्न में ही है। ठीक है, इसको साधारण भिन्न यहाँ पर देना चाहिए, इसको हम लोग साधारण भिन्न मान के बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63 8 71 71/9। अब इसका अंश जो है वो कितना हो जाएगा 70 + x, और यहाँ पर है 71, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब जाके 70 + 1 71 होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको अवरोही क्रम में लिखना है, साधारण सा छोटा छोटा भिन्न आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 5 से 2 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 0.4 आएगा। ये कितना आएगा 0.3, ये कितना आएगा
और 7 चौका 28, ठीक है, दोनों बराबर हो रहा तो इसका एक अंक और ले लेते हैं। उसके बाद 7 या 21 यानी कि 2 मानिए इसको। अब यहाँ देखिए अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा ये है, ये किसका है 3/7, तो शुरू में आएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद ये 2/5 आएगा, यहाँ पर दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन की भुजा ये है तो इसका विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होता है? √3a, और a यहाँ है तो इसमें √3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो √3 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 या 27, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है। यदि 4l बराबर 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिज्या दे रखा है 36 और चाप की लंबाई l है। l का वैल्यू कैसे आ गया? यहाँ से 4l बराबर 3r है, यानी कि 4l बराबर 3r का वैल्यू यहाँ से रखिए 36, 4 से कटाएंगे 9 बार में 9 या 27, l बराबर कितना आ गया? 27। अब एक वृत्त बनाते हैं और इसमें इस तरह से वृत्तखंड है और त्रिज्या कितना है? 36, और ये जो चाप की लंबाई है l, ये कितना आया है? 27 आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब पूछ रहा है इस भाग का एरिया क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया पूरा वृत्त का निकालेंगे तो क्या होगा? πr²। तो पाई रहने देते हैं, r कितना है? 36, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप 36 को 2 बार लिख दीजिए यहाँ पर। ये क्षेत्रफल हो गया पूरा वृत्त का। हमको निकालना है इतना ही का, और ना ही एंगल दिया है और ना ही कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको परिधि पर देखेंगे। परिधि का यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 27। ठीक है, तो 27 से गुना करिए और नीचे टोटल परिधि दीजिए। टोटल परिधि क्या होगा? 2πr, तो पाई देते हैं, r का मान 36 दे देते हैं। ठीक है, आप इसको समझिए एक बार और। यहाँ से यहाँ तक का निकालना है एरिया, तो आप अगर एंगल दिया रहता तो आप एंगल से निकाल लेते, एंगल बट्टा, यानी एंगल अगर थीटा रहता तो थीटा बट्टा 360 करते, और यहाँ एंगल नहीं है तो आप परिधि और चाप से निकालिए। चाप का लंबाई 27 ऊपर देंगे, नीचे टोटल परिधि देंगे। अब यहाँ पर कटाइए, पाई तो कटेगा ही, एक 36 कट जाएगा यहाँ से, 2 से ये इसको 18 ओवर में, 18 गुना 27, 18 दूना 36, 360 और 126 कितना हो जाएगा? 486। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि P बराबर AMR है, इसमें क्या करा कि P और Q का HCF क्या होगा? जहाँ पर ABMR विषम अभाज्य संख्याएं है, तो सिंपल सा है, P और Q का HCF देखना है। तो कॉमन क्या है? M कॉमन है दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, और R भी कॉमन है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा? MR। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए ये एक पैटर्न है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n², यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो m का 5 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए वही है, प्रथम 3 विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 विषम है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल लेना है तो 1 3 यहाँ से बाहर आएगा, 1 4 यहाँ से आएगा और 1 5 यहाँ से आएगा, तो टोटल कितना होगा? 4 × 12 × 5 = 60, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का क्या है? 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो नहीं वाला हम लोग निकालेंगे। देखिए 20% लड़कों को मिल रहा है तो कितने परसेंट को नहीं मिल रहा होगा? 80% को, तो यहाँ पर दीजिए 80%। 25% लड़कियों को मिल रहा है तो 75% को नहीं मिल रहा है। अब ओवरऑल निकालना है कि कितना परसेंट को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? चाहे आप 80 मानिए चाहे 75, मान लेते हैं 80 है, 80%। अब यहाँ देखिए 80 तो यहाँ पर माने हैं और यहाँ 80 है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 75 है, माने हैं 80, तो ये कितना कम है? 5 कम है। ठीक है, तो 5% का कमी है, इसका क्वांटिटी कितना है? 2, तो 2 से गुना करेंगे, इतना का कमी है टोटल। अब इसको टोटल क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे। टोटल क्वांटिटी कितना है? 3 2 5। ठीक है, तो 5 5 कट ही जाएगा, इधर हो गया 2, 80 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 78%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC में बिंदु C पर समकोण बनाता है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, C पर समकोण है, ये C है, बाकी AB आप लिख दीजिए दोनों को। जहाँ CD लंब है AB पर, यानी C से AB पर लंब है, इसका नाम क्या है? D। तो इस तरह से मान लीजिए लंब है, इसका नाम है D। कोण A 55 डिग्री है, ये कितना है? 55। तो कोण ACD का मान निकालना है, ACD इसका निकालना है। ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए ये समकोण है, ये 55 है, तो ये कितना होना चाहिए, 90 में 55 माइनस करेंगे तो 35। ऑप्शन नंबर 3 आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 78, एचसीएफ 13, यदि उनमें से एक संख्या 26 तो दूसरी क्या होगी। तो एलसीएम गुना एचसीएफ करिए, यानी 78 गुना 13, इसको पहली संख्या जो दिया है 26 से डिवाइड करिए, तो दूसरा नंबर यहाँ पर निकल जाएगा। 26 तिया 78 होता है, 13 तिया 39 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखा है। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप ए बी सी का वैल्यू रखिए, उसके बाद निर्देशांक निकालिए, फिर आंसर निकाल सकते हैं। और नहीं तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो कोई एक शीर्ष को जीरो करते हैं। तो यहाँ पर जीरो करने के लिए क्या करना होगा, ए माइनस करना होगा, उसके बाद बी प्लस सी माइनस करना होगा। ठीक है, दोनों जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये 0 0 हो जाएगा इसका निर्देशांक। जब इसमें ये माइनस किए तो सब में यही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइए, ए में ए माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और बी माइनस सी में बी प्लस सी माइनस करना है। ठीक है, बी माइनस सी है, इसमें करना है बी प्लस सी माइनस, तो बी भी माइनस होगा, सी भी माइनस होगा। तो यहाँ से देखिए बी कट ही जाएगा, सी दोनों माइनस में, तो माइनस का 2c हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी जब ए माइनस करेंगे माइनस ए में तो ये हो जाएगा माइनस का 2a। और ये कितना होगा, ये देखिए सी में माइनस करना है बी और सी, तो बी भी माइनस होगा, सी भी माइनस होगा, तो सी सी कट ही जाएगा, माइनस का बी बचेगा। अब यहाँ एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला को गुना करके लिखते हैं, तो माइनस बी गुना 0 0 हो जाएगा। इसमें घटाते हैं अंदर वाला का गुना, तो अंदर वाला जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 AC प्लस में। ठीक है, तो 4 AC लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 0 ही है, इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पर कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 AC। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 2 AC। देखिए यहाँ पर माइनस आए या प्लस आए, आंसर आपको यही देना है। ठीक है, पॉजिटिव में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 2AC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये व्यंजक में कह रहा है कि इसका क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा में रखेंगे, तो अगर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते हैं, यानी 45 डिग्री नहीं रख सकते हैं। और कोई भी वैल्यू रखेंगे फिर भी लेंदी होगा। और इसका एक आसान तरीका है कि आप ए का वैल्यू जो है 135 डिग्री रख के आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबको पता नहीं होता है। तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे 3 4 5 का। क्या, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये वैल्यू से इसको करेंगे। तो 10A, और ये मान लेते हैं क्या है, ये A है। अब यहाँ से देखिए 10A कितना हो जाएगा, P बट्टा B, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर वाला 4/3, और नीचे क्या होगा, 1 माइनस कॉट A। 1 माइनस कॉट कितना होगा, कॉट A यहाँ से कॉट होता है B/P, तो 3/4 हो जाएगा ये। उसी तरह से इसको भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/4, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 4/3। अब यहाँ कर लीजिए क्या हो जाएगा, ये 4/3, और नीचे 4 1 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये। और बीच में प्लस है, ये कितना होगा, 3 1 3 माइनस 4, माइनस का 1/3, ऊपर है 3/4, नीचे हो गया माइनस का 1/3। तो यहाँ पर कटने वाला नहीं है, गुना ही करना पड़ेगा। 4 ऊपर जाके गुना होगा, 4 चौके 16, और नीचे हो जाएगा 3, और ये माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12, और यहाँ पर 16 चौके 64 में 27 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 37। ठीक है, 37 7 44 20 64, तो 37/12 आया है इसका वैल्यू। अब यहाँ आपको ऑप्शन देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है 37/12 वैल्यू देता है इसको रखने पर। तो पहला ऑप्शन में रखेंगे 1 प्लस सेक ए। सेक ए कितना होगा, यहाँ से सेक होता है H/B, H है 5, B है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। गुना देंगे, कौशिक कितना है, कौशिक होता है H/P, यानी 5/4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, 1 प्लस 25/12, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 12 का 12 25, 37/12। तो यही इसको देखिए बराबर हो रहा है, तो आप इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि ये दे रखा है तो कोण थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, वो क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो बता देते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए A/B बराबर C/D है, इसमें C एंड D लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार A प्लस B लिखेंगे, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ के ऊपर देंगे और नीचे दोनों को घटा के देंगे। उसी तरह से यहाँ भी C प्लस D, और नीचे हो जाएगा C माइनस D। तो यहाँ पर जब लगाएंगे एक बार दोनों को जोड़ेंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे, तो कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 2 साइन थीटा। 2 आप नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 आएगा। उसी तरह से अब जब इसको घटाएंगे
तो देखिए साइन साइन कट जाएगा और दोनों कॉस जुट जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा -2। 2 कट ही रहा है सब में, तो यहाँ साइन बटा कोस आया है, वो क्या होता है टेन थीटा, और इधर है -√3। अब आपको देखना है कि 10 में थीटा का वैल्यू कितना में ये √3 माइनस में होता है। अगर हम लोग पॉजिटिव में देखें तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट आप लोग को पता ही होगा, हम पहले भी बताए हैं। इस तरह से होता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180, और ये 270, और ये फिर से 360, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि ये माइनस में है यानी नेगेटिव में है, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इस तरह से दोनों में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस में होगा, लेकिन ये दोनों में क्या होगा नेगेटिव में होगा, यानी 10 का जो थीटा का वैल्यू है इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला इसमें देखते हैं दूसरा क्वाड्रेंट में, तो आपको 180 से देखना है, क्योंकि अगर आप ऑड मल्टीपल में आएंगे 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल में, तो ये पूरक में चेंज हो जाता है, यानी 10 कॉट में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ऑड में नहीं जाना है, इवन में जाना है, यानी 180 में जाना है, 360 में जाना है, इन दोनों को छोड़ देना है। तो आप 180 में 60 माइनस करिए। 180 में जब 60 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री दे रखा है ऑप्शन में? नहीं दे रखा है। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें 360 में 60 माइनस करिए। जब 360 में 60 माइनस करेंगे, ये प्लस 60, तो कितना आएगा 300 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करें, यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। देखिए भोजन पर जो व्यय है परिवर्तित हुआ है, उस पर वृद्धि ये पूछ रहा है लगभग में। अभी हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में इसका कितना परसेंट यहाँ पर व्यय हो रहा है। तो 4000 है भोजन पर यहाँ पर, और टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है इधर 40, 20, 60, 40, यानी ये 10,000 है। 10,000 के ये 4,000 कितना परसेंट है, ये है 40%। अब यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है कि भोजन पर व्यय 2 गुना हो जाता है, यानी 4,000 है तो अब ये हो गया है 8,000, और बाकी सब आधा हो जाता है यहाँ पर कह रहा है। तो बाकी सब जोड़ के कितना हो रहा है, एक के साथ कर देंगे आधा, सब जोड़ के हो रहा है 6,000, और इसको जब आधा करेंगे तो ये होगा कितना 3,000। अब ये कितना परसेंट हो रहा है, देखिए 8,000 है, और टोटल खर्च कितना होगा 8,000, इधर 3,000 हो गया, 8 3 11,000। इसको परसेंट में निकालना है, 100% से गुना करिए, डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। 11 से 800 को डिवाइड करेंगे, 11 से 77 जाएगा, 3 30 हुआ, 11 दूना 22, 11 8 88, इतना यानी कि इतना के करीब ये जा रहा है। पहले था इतना, कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब अंतर लेंगे तो ये 32.8 के करीब इसका वृद्धि आएगा। तो लगभग में आंसर पूछ रहा तो 33 के करीब है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाया गया है, जिनमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है। किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है? देखिए ये है दोषपूर्ण यानी डिफेक्टिव, तो सबसे कम देखना है परसेंटेज में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफेक्टिव लगभग बराबर ही है, 402, 4, 5, 8 इस तरह से है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि टोटल यहाँ पर किसका सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है। तो डिफेक्टिव मान लीजिए कि ये 400 के करीब है, तो इसका बेस वैल्यू मिनिमम होना मैक्सिमम होगा, तब जाके परसेंटेज कम होगा, ठीक है। तो बेस वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम किसका नजर आ रहा है आपको, अगर देखेंगे तो यहाँ 800 मैक्सिमम है, ये किसका है आई का, तो आई ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए समूह में से किस समूह में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है, ठीक है। मैक्सिमम पूछ रहा है रेशियो महिला और पुरुष का, तो पहले महिला का देखेंगे, फीमेल। तो फीमेल का अगर देखिए आप यहाँ पर तो सब 400 के करीब है, 5 से 8, 10, 14, 14 सब करीब है। तो मैक्सिमम निकालना यानी कि ऊपर है क्या, ऊपर आ जाएगा फीमेल और नीचे आना चाहिए मेल। जब मैक्सिमम निकालना है तो मेल क्या होगा, यहाँ बेस वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम देखिए किस में है, यहाँ पर मेल में मिनिमम है यहाँ पर 650 बी, तो बी ही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।